चलो ओके बच्चों। बेटा फाउंडेशन का हमारा अकाउंटिंग सब्जेक्ट चल रहा था, उसमें थेरियोटिकल फ्रेमवर्क ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। लास्ट लेक्चर में जस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था। बेसिकली क्या कहना है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। आ जाओ। अकाउंटिंग पॉलिसी बेसिकली आर द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने बताया था, नहीं अगर आपको नहीं समझा होगा तो एक बार फिर से सुनना। किसी एक ही चीज़ को हासिल करने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते अगर होते हैं तो उस हर रास्ते को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। जैसे मान लो आपका CA या CS या CMA की एग्ज़ाम में मेरिट आया, मेरिट आने के बाद में न्यूज़ चैनल वाले आपके पास आ जाएंगे और आपको बोलेंगे, ये माइक पकड़ लिया आपके सामने, बताओ बताओ अरे बताओ आपकी पॉलिसी क्या थी पढ़ाई की। क्योंकि मेरिट आने के बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें से तुमने मेरिट आने के बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें से तुमने कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया था, तुम्हारी पॉलिसी क्या थी स्टडी की। तो बस उसी प्रकार से फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त आपने कौन सी पॉलिसीज यूज किया, उस पॉलिसी का आपने डिस्क्लोजर देना है, यस और नो। चलो आ जाओ बेटा। अकाउंटिंग पॉलिसीज यानी हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल्स एंड उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की मेथड्स। बेसिकली अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द मेथड्स फॉर अप्लाइंग प्रिंसिपल। जैसे एक प्रिंसिपल है रेवेन्यू मैचिंग प्रिंसिपल, उसको अप्लाई करने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक और प्रिंसिपल है आपको समझाने के लिए प्रूडेंस, बरोबर है, बहुत सारे रास्ते अप्लाई करने के। काफ़ी बार काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं, एक असेट मैंने खरीदा, कॉस्ट उसकी 100 रुपये, 4 साल लाइफ है, तो या तो हर साल मैं 25 उस असेट की कॉस्ट को ख़त्म कर दूं, या तो पहले साल 30 देन 25 देन 20 ऐसे ऐसे ख़त्म करूं, या तो फिर और ये ऐसे ऐसे ये इसकी कॉस्ट को मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से हर साल पे आपने बाइफरकेट करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको ये समझ में आएगा डिप्रिसिएशन टॉपिक में। क्लियर है? पक्का? आ जाओ। अच्छा, कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज की स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है, देयर इज नो सिंगल लिस्ट। और भी एग्जांपल्स है। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आपने कैसे किया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें से आपका रास्ता कौन सा है, आपकी पॉलिसी क्या है। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, काफी सारी किताबों में ऐसा बोला गया है। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन अब अकाउंटिंग पॉलिसीज में नहीं आता है, आगे हम लोग इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने का तरीका, कोई असेट्स का वैल्यूएशन करने का तरीका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है कि नहीं करना है, आपकी पॉलिसी क्या थी। और डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है आपने आपकी जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, वो सारी पॉलिसीज आपने डिस्क्लोज करना है। बेस्ट एग्जांपल याद रखना, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। और कोई एक चीज को हासिल करने के लिए जो एक से ज्यादा रास्ते होते हैं, हर रास्ते को हम लोग बोलते पॉलिसी, उसमें से आपकी कौन सी पॉलिसी थी, यस और नो। आगे, एंटरप्राइज ऑपरेट इन द डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट, सो दे हैव टू अडॉप्ट वेरियस पॉलिसीज। चॉइस ऑफ द पॉलिसी ये जजमेंट और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे डिफरेंट पॉलिसीज हो सकती है, लाइक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। देयर इज दिस लिस्ट शुड नॉट बी टेकन एज एग्जॉस्टिव। ऐसा मत सोचना कि दो ही है, कई सारी है, आपको समझाने के लिए बस दो लिखी है यहाँ पे। पॉलिसी यानी रास्ता, किसी पर्टिकुलर मंजिल को हासिल करने के लिए जो रास्ता होता है उस रास्ते को हम लोग कहते हैं पॉलिसी। आपने कौन सी पॉलिसी यूज किया। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आपने कैसे वैल्यू किया। हमने वैल्यू किया था कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। यार इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे किया, तो आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए या कोई पर्टिकुलर आइटम के ट्रीटमेंट के लिए आपकी पॉलिसी क्या थी, उस पॉलिसी को आपने डिस्क्लोज करना है। एक ही एग्जांपल याद रखना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बहुत सारे रास्ते हैं, हर रास्ते को बोलेंगे पॉलिसी, उसमें से आपकी क्या पॉलिसी थी, इज एन एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब जब भी आप बहुत सारे रास्ते, तो उसमें से आपको कोई तो एक रास्ता सिलेक्ट करना पड़ेगा। दो नाव पे पैर रख के तो कहीं जा नहीं सकते ना, किसी न किसी एक नाव में बैठना पड़ेगा। आप कौन सी पॉलिसी सिलेक्ट करोगे, सिलेक्शन कैसे करना है वो मैं अब बता रहा हूँ। जब भी आप पॉलिसी सिलेक्ट करोगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड में
ये कुछ कंसिडरेशन, कुछ बातें होनी चाहिए। जैसे आपको टू व्हीलर लेना है तो आप क्या लोगे, बाइक की मोपेड, मोपेड लिया तो एक्टिवा की, स्कूटी पे के और कोई गाड़ी, यस और नो, वेस्पा। तो जब आप कुछ चीज़ डिसीजन लेते हो, कुछ चीज़ खरीदते हो, वैसे ही जब आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड में प्रूडेंस, सब्सटेंस और फॉर्म और मटेरियलिटी, ये तीनों भी होना चाहिए। तीनों का मतलब हमने ऑलरेडी देख लिया है बेटा। सो वाइल सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी यू हैव टू कंसिडर दिस कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सच पॉलिसी विच एग्जिबिट ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त ऐसी पॉलिसी सिलेक्ट करना है, ऐसी पॉलिसी सिलेक्ट करना है, ऐसी पॉलिसी सिलेक्ट करना है, ऐसी पॉलिसी सिलेक्ट करना है विच एग्जिबिट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड फिनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल्स दिए नीचे। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आर वैल्यूड एट कॉस्ट एक्सेप्ट फॉर फिनिश गुड्स एंड बाय प्रोडक्ट। फिनिश गुड्स कैसे वैल्यू करते हैं, एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। मार्केट वैल्यू यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस यानी एनआरवी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैसे वैल्यू करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एट देयर कॉस्ट। एंड अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैंने 5 साल 1 साल से ज़्यादा के समय के लिए कई पैसा इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू परमानेंट कम हो जाती है, तो उसके लिए हमें प्रोविजन भी क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू। बस हमारी ये पॉलिसी है, हम लोग ऐसे ऐसे पॉलिसी, ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट देते रहते हैं, ये हमारी क्या है, पॉलिसी है। क्लियर है सर? फिर क्या पॉलिसी चेंज भी हो सकती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल चेंज हो सकती है, बिल्कुल चेंज हो सकती है। यहाँ तक सबको सारी चीज़ समझ में आई? क्लियर है बेटा? सब लोग साथ में हैं? पक्का? पॉलिसी चेंज भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। आ जाओ, चलो अब अच्छे से ध्यान देना। अब पॉलिसी चेंज कब कब कर सकते हैं, या तो लॉ ने बोला होगा तो, स्टैच्यू यानी लॉ, या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला होगा तो, या फिर आपको लगता है कि पॉलिसी चेंज करने की वजह से आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, फॉर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो इन तीनों में से कोई एक भी सिचुएशन अगर आ जाती है, इन तीनों में से कोई भी एक, और यस और नो, तो यस आप उस समय पॉलिसी चेंज कर सकते हो। या तो लॉ ने बोला होगा, या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला होगा, या तो आपको लगता होगा पॉलिसी चेंज करने की वजह से आपका प्रेजेंटेशन फिनेंशियल स्टेटमेंट का ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अगर पॉलिसी चेंज करते हो तो उसका अगर मटेरियल इम्पैक्ट होता है, मटेरियल इफेक्ट होता है, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्वांटिफाई करना पड़ेगा मनी में, यस और नो। और अगर आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, वैसे तो क्वांटिफाई करना चाहिए, नेसेसरी, लेकिन अगर आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो आपको इस फैक्ट को डिस्क्लोज करना होगा कि हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, आगे इन्वेंट्री में आएगा ये एग्जाम्पल, इन्वेंट्री टॉपिक में आएगा। इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए कुछ मेथड्स है, फीपो है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, लीफो है, डिप्रिसिएशन की मेथड है, स्ट्रेट लाइन WDV, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की मेथड है, फीफो लीफो। आप मेथड चेंज कर सकते हो क्या? हाँ, मतलब पॉलिसी चेंज कर रहे हो, हाँ पॉलिसी चेंज किया तो क्या करना है, पॉलिसी चेंज करने की वजह से जो भी मनी और मनीज वर्थ में इम्पैक्ट आएगा उसे क्वांटिफाई करना है। और अगर आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा उस फैक्ट को। नीचे एक और एग्जांपल दे दिया एक कंपनी का, जस्ट रीड करके छोड़ देना। ओमेगा एंटरप्राइज रिवाइज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटिंग टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री टू इंक्लूड अप्लीकेबल प्रोडक्शन ओवरहेड। मतलब कंपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कुछ और खर्चे भी ऐड करना चाहती है, पॉलिसी। एक और एग्जांपल दिया, अल्फा एंटरप्राइज चेंज मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड टू WDV। ये इन्वेंट्री टॉपिक में आएगा 4th, और ये 5th टॉपिक में आएगा डिप्रिसिएशन में। डोंट वरी, चिंता मत करना बेटा। क्लियर? पक्की बात? डन? चलो आगे, पक्का? ओके, चल ओके, आ जाओ नेक्स्ट। अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन एंड वैल्यूएशन प्रिंसिपल। अच्छे से ध्यान देना बेटा, अच्छे से ध्यान देना। चलो आ जाओ, आ जाओ। सो मेजरमेंट, बेसिकली मेजरमेंट डिसिप्लिन क्या करता है बेटा, प्लीज ध्यान देना। मेजरमेंट के बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं। पहले तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, देन सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड और स्केल टू बी यूज। पहले तो किसे मेजर करना है, मेजर कैसे करना है, और देन इवेल्युएशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड और स्केल।
ये तीन चीज़ें हैं, तीनों के बारे में डिटेल डिस्कशन करता हूँ, आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन। बेसिकली क्या है, मेजरमेंट एज असाइनमेंट ऑफ नंबर और ऑब्जेक्ट एंड, ऐसे नहीं, मेजरमेंट मतलब क्या, ये पानी है ना, ये ऑब्जेक्ट है समझ लो एक, चलो इसका मेजरमेंट करो। कैसे मेजर कर रहे हो आप, पहले तो आपने आइडेंटिफाई किया कि इसका मेजरमेंट करना है, देन सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड और स्केल टू बी यूज, बरोबर है। फिर आपने देखा पानी को कैसे मेजर करना है, किलोग्राम में या लीटर में, भैया लीटर में, चलो ये भी हो गया। एंड देन एक्चुअल में हमने इवेल्यूएट कर लिया, भैया ये 1 लीटर पानी है। देखो मैंने इस ऑब्जेक्ट को नंबर असाइन कर दिया, गहराई थी बात में बहुत, मैंने इस ऑब्जेक्ट को नंबर असाइन कर दिया, असाइनमेंट ऑफ नंबर टू द ऑब्जेक्ट। सर अब इवेंट की बात करो, चलो बिजली गिरी, बिजली गिरी ज़मीन पे, एक बार बिजली गिरी, ये इवेंट है, बिजली गिरना ये इवेंट है, इसको मैंने नंबर असाइन कर दिया, एक बार बिजली गिरी। कितने वोल्ट की गिरी, 440 वोल्ट की बिजली गिरी, नंबर असाइन कर दिया इवेंट को। या फिर ट्रांजैक्शन हुआ बिजनेस में, ये बिजनेस है, बिजनेस ने माल बेचा, ट्रांजैक्शन हुआ, इसको मैंने नंबर असाइन कर दिया, 10 लाख का माल बेचा। समझ में आया, आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन। किसी ऑब्जेक्ट को या किसी इवेंट को नंबर असाइन करना मतलब क्या करना हो गया बेटा, मेजरमेंट करना हो गया। किसी ऑब्जेक्ट को या इवेंट को या ट्रांजैक्शन को नंबर असाइन करना मतलब उसका मेजरमेंट करना हो गया। अरे सेमी यस और नो, हाँ डन। चल एग्जाम्पल दिया ना बेटा, ओम रघुवंशी, पिछले 15 मिनट से एग्जाम्पल ही तो दे रहा हूं, कोई भी एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेना, बिजली पानी ट्रांजैक्शन, ठीक है। और कोई बेटा, और कोई मेरा प्यारा बच्चा, क्लियर, पक्का, डन। एक बच्चे ने पूछा सर एग्जाम्पल, बेटा बिजली पानी एग्जाम्पल ही है, ठीक है। अभी अकाउंटिंग के अंदर में कुछ किताबों के अंदर में कुछ डिटेल में दिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ बेटा। सो कोलेर भाई साहब ने भी डेफिनेशन दिया, जस्ट रीड करके छोड़ देना, है ना, सेम वो भी वही बोल रहा था। अब स्टैंडर्ड और स्केल ऑफ मेजरमेंट इन अकाउंटिंग, मेजरमेंट कैसे होता है, इन मनी, मनी एज अ मेजरमेंट स्केल हैज़ नो यूनिवर्सल डिनोमिनेशन। ये बड़े दुख की बात है, भारत में इंडियन रुपी है, अमेरिका में यूएस डॉलर है, कोई यूनिवर्सल डिनोमिनेशन नहीं है। हर जगह पैसे का एक रूप नहीं है, कहीं महात्मा गांधी है तो कहीं कोई और है, यस और नो। इट टेक्स द शेप ऑफ करेंसी रूलिंग इन द कंट्री। ऑल्सो देर इज़ नो कॉन्स्टेंट एक्सचेंज रिलेशनशिप अमॉन्ग द करेंसीज। आज के 20 साल पहले 30 रुपये में $1 आ जाता था, आज $1 75 रुपये में आता है। ओ हो, तो देखो कांस्टेंट एक्सचेंज रिलेशनशिप नहीं है, पहले एक्सचेंज कैसे होता था ऐसे, अब ये हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल, इफ वन बिजनेसमैन इन इंडिया टुक 5000, यही सेम एग्जाम्पल है। कुछ समय पहले लोन लिया $5000 का, रीपे करते समय रेट बढ़ गया, पहले लोन लिया था 50 का रेट था, रीपे करते समय 55 का हो गया, तो 2.5 लाख के लोन के लिए उसको 2,75,000 देना पड़ेगा, दैट्स इट। सो बस वही बातें बोली कि मनी भले ही मेजरमेंट यूनिट है लेकिन उसको यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी नहीं है। देन डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्केल, आ जाओ बेटा अच्छे से ध्यान देना, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा, एनीबॉडी, क्लियर, पक्का, डन। चलो आ जाओ, आगे बढ़ रहा हूं बेटा। डन 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 डन। अब देखो प्लीज ध्यान देना, एन आइडियल मेजरमेंट स्केल शुड बी स्टेबल ओवर टाइम। आइडियल कैसा होना चाहिए, एक्चुअल में है नहीं लेकिन कैसा होना चाहिए, एन आइडियल मेजरमेंट स्केल शुड बी स्टेबल ओवर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 किलो कैबेज आज जो रुपए में मिल रहा, वही अगर 1 साल बाद भी उतने ही रुपए का मिल रहा है, एक
10 साल बाद भी उतने रुपए का मिल रहा है, सेम वैसी 1 मीटर कपड़े की बात चल रही है ना, तो हम बोलेंगे आइडियल है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, रियल लाइफ में स्टेबल नहीं है बेटा, है ना। डायमेंशन मतलब क्या, 5,000 पीस 5 लाख रुपए के, 2 साल बाद 4,500 पीस 5,40,000 रुपए के, यस और नो। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका डायमेंशन है वो स्टैंडर्ड नहीं है, बस इतना ही है, इसके ऊपर इतना ही ध्यान देना है, उससे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन। अब अकाउंटिंग क्या कर रहा है, मेजरमेंट का मतलब तो आपको समझ में आ गया, बेसिकली मेजर करना ट्रांजैक्शन और इवेंट को। तो अकाउंटिंग को क्यों मेजरमेंट डिसिप्लिन बोला, क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को मेजर करता है इन मनी और मनीज वर्थ, और उसका इम्पैक्ट दिखाता है कहाँ पे, फिनेंशियल स्टेटमेंट में। उसका इम्पैक्ट कहाँ दिखाता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसीलिए अकाउंटिंग को मेजरमेंट डिसिप्लिन बोला है, यस और नो। चलो आ जाओ। हाउ डू यू मेजर अ ट्रांजेक्शन और इवेंट, अनलेस द मेजरमेंट बेस इज सेटल्ड we cannot progress to record keeping function of the bookkeeping. It has been explained that the accounting mean for generating the information for the suitable users ताकि वो decision ले पाए, but the generation of such information is preceded by recording, classifying। यही होता है ना अकाउंटिंग में, आगे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, लेजर पोस्टिंग, समराइजिंग, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। बाय दैट प्रोसेस इट मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी, कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। दस मेजरमेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, समझे, क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस के सारे व्यवहार को, ट्रांजैक्शंस को मेजर करता है, बताता है धंधे में पिछले साल में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बताता है बिजनेस की औकात यानी फिनेंशियल पोजीशन क्या है। इसीलिए मेजरमेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग डिसिप्लिन। बट सेट ऑफ थ्योरम गवर्न्स वोल मैनेजमेंट सब सिस्टम, दिस थ्योरम्स शुड बी केयरफुली अंडरस्टूड। ये कोई काम का नहीं भाई, कोई काम का नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, है ना। आ जाओ डायरेक्टली इधर आ जाओ, ओके ओके, ये काम का है। बट इन अकाउंटिंग मनी इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बट सबसे बड़ी विडंबना क्या है मालूम है क्या, मनी की ही वैल्यू समय समय पे चेंज हो रही है। सो लेट अस टेक वन थिंग फॉर ग्रांटेड, दैट ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन मेनी केसेस। सर क्वांटिटेटिव मतलब मनी के अलावा, जैसे 5 किलो मटेरियल 500 रुपये का, तो 500 रुपये ये मनी है और 5 किलो ये क्वांटिटी है। तो अकाउंटिंग में कभी कभी क्वांटिटी की भी जरूरत पड़ती है, बट जनरली सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में मनी के फॉर्म में आती है। छोड़ देना, बस रीड करके छोड़ देना, ये इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स क्या है, सर वैल्यूएशन क्यों करना है भैया, जब तक वैल्यूएशन नहीं करोगे किसी चीज़ का मेजर कैसे करोगे, यस और नो। तो वैल्यूएशन के 4 जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है, वैल्यूएशन के 4 जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है। कौन कौन से प्रिंसिपल है, चलो आ जाओ बेटा। देखो सबसे पहला प्रिंसिपल है हिस्टोरिक कॉस्ट। क्या कहना आ रहा है इस प्रिंसिपल का, क्या कहना आ रहा है बेटा, हिस्टोरिक कॉस्ट कहता है जब भी आप कोई एसेट खरीदोगे तो उसकी एक्विजिशन प्राइस, उसकी एक्विजिशन कॉस्ट यानी ओरिजिनल कॉस्ट यानी हिस्टोरिक कॉस्ट पे उसकी अकाउंटिंग करो। एक 7 लाख रुपए का उसने मशीन खरीदा है ना, 1 लाख रुपए इंस्टॉलेशन के लिए लगाए, तो उसने टोटल कॉस्ट कितना दिया 8 लाख, तो मशीन को 8 लाख पे रिकॉर्ड करना है। फिर भले उसकी मार्केट वैल्यू 15 लाख हो 5 लाख हो, आपने उस मशीन को जब आप रिकॉर्ड करोगे फर्स्ट टाइम तो कितने पे रिकॉर्ड करोगे 8 लाख पे, यानी उसकी एक्विजिशन कॉस्ट पे। दैट्स इट, गेम ओवर। ये है हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिक कॉस्ट वैल्यूएशन बेस। करंट कॉस्ट का बड़ा ही प्यारा सा कहना है बेटा, करंट कॉस्ट कहती है कि आपने एक मशीन परचेस किया था 1 जनवरी 2000 को 7 लाख में, एज हिस्टोरिक कॉस्ट बेसिस उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 7 लाख हिस्टोरिक कॉस्ट के हिसाब से। ध्यान देना, काम का है, बड़ा मज़ेदार है, ध्यान नहीं दिया तो गया काम से। सो हिस्टोरिक कॉस्ट के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 7 लाख। लेकिन सेम मशीन अगर आज के डेट में 2011 में खरीदूँ तो आज के डेट में सेम मशीन आती है 25 लाख की। सेम मशीन जो 2000 में, साल 2000 में खरीदा था 7 लाख की, सेम मशीन साल 2011 में अगर मैं खरीदने जाऊँ तो मिलेगी 25 लाख की। सेम मशीन जो भूतकाल में खरीदा था 7 लाख की, सेम मशीन आज मिलेगी 25 लाख की। टेक also that Mr. X took a loan from bank as on 1st of January 2000
5 लाख एट 18% रिपेबल एट द एंड ऑफ 15th ईयर। सो और यहाँ पे बोला है बैंक ने अनाउंसेस किया है कि 1% प्रीपेमेंट पेनल्टी भी लगेगा, है ना। जो मशीन लिया था इसके लिए लोन लिया था समझ लो 18% का, और जल्दी लोन रिपे किया तो 1% पेनल्टी भी लगेगा। सो इफ इट इज पेड विद इन 15 days फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डेट एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये रिकॉर्डेड एट 5 लाख रुपए। एट द अमाउंट ऑफ प्रोसीड रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर ऑब्लिगेशन एंड एसेट इज रिकॉर्डेड एट 7 लाख रुपए। अब अच्छे से ध्यान देना बेटा, करंट कॉस्ट क्या करता है, तो ये सारी चीज़ों को भूल जाओ, एक्स्ट्रा कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो ध्यान दे देना। सारी चीज़ें मैं पढ़ के आपको एक सेंटेंस में पूरा वो पैराग्राफ बताता हूँ। हिस्टोरिक कॉस्ट कहता है आपने रिकॉर्ड करना है एट एक्वाजिशन कॉस्ट, बरोबर है। करंट कॉस्ट कहता है मान लो आपने 1/1/2001 को एक मशीन खरीदा 5 लाख का, आज टुडे 1/1/2022 को सेम मशीन अगर मिलता है 25 लाख रुपए का, तो ये हो गई करंट कॉस्ट, ये हो गई हिस्टोरिक कॉस्ट। तो करंट कॉस्ट बेसिस के हिसाब से अगर हमने अकाउंटिंग किया तो कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, 5 या 25। करंट कॉस्ट बेसिस पे अगर अकाउंटिंग किया तो कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, 5 या 25, 25 लाख पे। डेट्स इट, गेम ओवर। हिस्टोरिक कॉस्ट यूज़ किया तो कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, 5 लाख। करंट कॉस्ट बोला 25 लाख। रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस मतलब क्या, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जो मशीन 5 लाख का खरीदा था, आज वो मशीन अगर मैं बेचने जाऊँ, सेल प्राइस वो है आपको समझाने के लिए 4 लाख रुपए, और बेचने के लिए सेलिंग एक्सपेंसेस आपको समझाने के लिए 50,000 रुपये। तो बोलो रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 3,50,000 रुपये। सो बताओ, अगर सेम मशीन को हिस्टोरिक कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है तो कितने में रिकॉर्ड करेंगे, 5 लाख। सेम मशीन को करंट कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है तो कितने में रिकॉर्ड करेंगे, 25 लाख। सेम मशीन को एनआरवी पे रिकॉर्ड करना है तो कितने में रिकॉर्ड करेंगे, 3.5 लाख। और सेम मशीन को प्रेजेंट वैल्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करना है तो जो हमने मशीन खरीदा था वो मशीन चलने वाली थी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 0, 1, 2, 3, 4। ये मशीन 1 साल के अंदर में मुझे कितना कमा के देगी बेटा, 1 लाख। और दूसरे साल में कितना कमा के देगी, 2 लाख। तीसरे साल में कमा के देगी 2 लाख। चौथे साल में कमा के देगी 2 लाख। तो इन सारे 1 साल बाद के 1 लाख की आज की वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू। 2 साल बाद के 2 लाख की आज की वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू। 3 साल बाद के 2 लाख की आज की वैल्यू, और 4 साल बाद के 2 लाख की आज की वैल्यू। इन सारे प्रेजेंट वैल्यू की टोटल, यानी ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू। सर प्रेजेंट वैल्यू वाला वापस बताना, ध्यान देना। अरे बाबा, आज आपके पास 100 रुपये है, आज 0। बैंक में अगर 10% से आपने डिपॉजिट कर दिया, एफडी कर दिया, तो बोलो 1 साल बाद कितने हो गए, 110। हो गया ना, काम खत्म। 1 साल बाद के फ्यूचर वैल्यू की आज की वैल्यू कितनी है, 100। उसी प्रकार से 1 साल बाद के 1 लाख की आज की वैल्यू निकालेंगे, 2 साल बाद के 2 लाख की आज की वैल्यू, 3 साल बाद के 2 लाख की आज की वैल्यू, 4 साल बाद के 2 लाख की आज की वैल्यू। आसान भाषा में अगर आप कोई असेट को प्रेजेंट वैल्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहते हो, आसान भाषा में अगर आप कोई असेट को प्रेजेंट वैल्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो उस असेट से आपको भविष्य में कितना पैसा कमा के मिलेगा, उस असेट से आपको भविष्य में कितना बेनिफिट मिलेगा, उन फ्यूचर के सारे इनफ्लोस का, उन सारे फ्यूचर के कैश इनफ्लोस का आज का वैल्यू निकालेंगे, है ना। और वो आज का वैल्यू है उसका प्रेजेंट वैल्यू। एक बच्चे ने सवाल पूछा, इन जनरल कौन से यूज करते हैं, हिस्टोरिक। ऐसा सवाल कैसे आया तेरे दिमाग में, तू सामने रहता ना तो तुझको पकड़ता, तोड़ता, फिर जोड़ता, फिर तोड़ता। मूर्ख कहीं का, बचपन से पढ़ते आ रहे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे अकाउंटिंग कर रहे, कॉस्ट बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे। डन, समझ में आए। एक बार वापस सारे कॉन्सेप्ट बताता हूं, सुनना।
हिस्टोरिक कॉस्ट बेसिस पे अगर रिकॉर्ड करना है तो एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। करंट कॉस्ट बेसिस पे सेम असेट आज के तारीख में कितने की मिलेगी मार्केट में, सेम असेट आज के तारीख में कितने की मिलेगी मार्केट में, उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। रियलाइजेबल वैल्यू, सेम असेट को आज अगर मार्केट में बेच दूं, सेम असेट को आज अगर मार्केट में बेच दूं तो मेरे हाथ में कितना आएगा, उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। अगर प्रेजेंट वैल्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करना है तो जो असेट को आपको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है, उस असेट से फ्यूचर में कितने पैसे आने वाले, उन फ्यूचर के सारे पैसों की आज की वैल्यू यानी उसकी प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर, डन, चलो आगे, पक्का। बस जो मैंने लिखवा करके दिया वो ही अभी देखना है इसके अंदर में, और वैसे ही ध्यान रखना है। डन, जो मैंने बोला है वो यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल के साथ बताया। एग्जाम्पल आपने ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा। और ये प्रेजेंट वैल्यू आपको कैसे निकालना है ये अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे आने वाला है, ये यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे पार्टनरशिप टॉपिक में आएगा, डोंट वरी। मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन, आ जाओ, क्या कहना है, दोनों में फर्क क्या, अच्छे से समझो। वैल्यू रिलेट्स टू द बेनिफिट्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और मेजरमेंट मतलब हाल फिलहाल में उसको मनीज वर्थ में। जैसे देखो इसका मेजरमेंट 50,000 रुपये, बट इसका वैल्यूएशन, इससे मेरे को कितना बेनिफिट मिलने वाला है, मेरे को इससे 5 लाख का बेनिफिट मिलता है, तो मेरे लिए इसकी वैल्यू 5 लाख है, लेकिन इसका मेजरमेंट अगर मैं करने जाऊँ तो 50,000 रुपये। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स की टर्म है, वैल्यू रिलेट्स टू द सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। वैल्यू मतलब क्या है, सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, बरोबर है। इकोनॉमिस्ट, टू द इकोनॉमिस्ट वैल्यू इज द यूटिलिटी, हमने देखा हुआ है, जबरदस्ती मैं आपको बोर नहीं करूंगा इकोनॉमिक्स की टर्म बता के, यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन। दस वी कैन से दैट वैल्यू इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सपोज एन इंडिविजुअल परचेस अ कार पेइंग 2,50,000, इट्स वैल्यू लाइज इन द सेटिस्फैक्शन। ये 2,50,000 तो उसकी कॉस्ट है, बरोबर है, लेकिन उससे वैल्यू कितना मिलेगा, मैं मेरी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जा रहा हूँ, बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई। कार खरीद के मैंने उसको पार्किंग में रख दिया, कहीं घुमाने नहीं लेके गया, कहीं नहीं गया, तो वैल्यू मेरे लिए 0 हो गई। सो वैल्यू लाइज इन द सेटिस्फैक्शन। ये तो हमने मेजर किया उस इवेंट को, 2.5 लाख रुपए से हमने उस इवेंट को मेजर किया, और वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो वो है छुपा हुआ सेटिस्फैक्शन में। दैट्स इट, बोर कर रहे हैं लोग भी ज़बरदस्ती। देन अकाउंटिंग एस्टिमेट आ जाता। सो यहाँ पे बस एक इतना ध्यान रख लो, सो वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय द मेजरमेंट। इन अकाउंटिंग वैल्यू इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब ध्यान देना, ये तो इकोनॉमिक्स में हो गया वैल्यू और मेजरमेंट, बट अकाउंटिंग की दुनिया में वैल्यूएशन मेजरमेंट के भरोसे ही होता है, तो जो उसका मेजरमेंट है वही उसकी वैल्यू है अकाउंटिंग में। इकोनॉमिक्स को चूल्हे में डालो, हमें थोड़ी इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में वैल्यू अलग है, कॉस्ट अलग है। अकाउंट्स के अंदर में अगर मैं कोई असेट को खरीदता हूँ 10 लाख में, मेजरमेंट भी 10 लाख और उसकी वैल्यू भी मेरे बुक्स में 10 लाख ही रहेगी। क्लियर, पक्का, डन। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो। डन। एक बच्चे ने बोला सर व्हेन वी यूज अदर कॉस्ट। अच्छा, बड़ा प्यारा सवाल पूछा। यस बेटा, ये आप बाकी कॉस्ट जो यूज़ करने वाले हो ना, बिल्कुल सही बोला है बेटा। एक बच्चे ने सवाल पूछा है, ये बाकी कॉस्ट आप यूज़ करोगे इंटर के फिनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, कॉस्टिंग में सब्जेक्ट में। समझ में आया कब यूज़ करोगे आप बाकी कॉस्ट? ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू आप अकाउंटिंग के अंदर में पार्टनरशिप टॉपिक में भी यूज़ करोगे। जवाब मिला क्या? कब यूज़ करेंगे बाकी कॉस्ट? देन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। डन। आ जाओ, अब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का क्या कहना है अच्छे से समझना। आ जा मुन्ना, आ जा आ जा आ जा आ जा, ध्यान दे दे। सो अर्लियर इन दिस यूनिट we have learned how to measure a transaction which had already taken place। ठीक है, डोंट वरी। आगे अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर के अंदर में सारी चीज़ें मेजर करना है, जर्नल एंट्री भी पास करना है। नाउ बट देयर आर सर्टन आइटम्स, कुछ ऐसे आइटम्स है जहाँ पे हम लोग विच हैव नॉट ऑकर्ड देयरफॉर कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग वैल्यूएशन प्रिंसिपल, स्टिल दे आर नेसेसरी टू रिकॉर्ड in the books of accounts, for example provision for doubtful debt। अब अकाउंटिंग की दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो भविष्य में होने वाली है,
लेकिन हमें उसे आज ही रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब उसकी वैल्यू तो हम एग्जैक्ट कह नहीं सकते। जैसे ओसामा बिन लादेन या दाऊद इब्राहिम को मैंने पैसा दिया, ओसामा तो गया बेचारा, मर गया कब का। दाऊद इब्राहिम को मैंने पैसा दिया, दाऊद भाई को। अब उनसे पैसा आने के चांसेस कितने हैं? बहुत कम। मतलब फ्यूचर में लॉस होने के चांसेस कितने हैं? बहुत ज़्यादा। तो अभी से उस लॉस को रिकॉग्नाइज कर लो बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो भैया अब रिकॉग्नाइज करना है तो अब कैसे रिकॉग्नाइज करें? कितना पैसा डूबेगा? कोई भगवान के अलावा बोल थोड़ी सकता है और कोई, यस और नो। इसलिए हम लोग अंदाज लगाते हैं और उसी अंदाज को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेट। एक असेट मैंने खरीदा, उस असेट का यूज़फुल लाइफ 5 साल है। कौन बोला? आप भगवान हो? नो। बट फिर भी आपने अंदाज़ लगाया ना 5 साल यूज़फुल लाइफ है, तो अंदाज़ लगाया। सो अकाउंटिंग की दुनिया में काफ़ी जगह पे अंदाज़ लगाते हैं। अंदाज़ लगाने के लिए जजमेंट और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, बरोबर है। फॉर सच आइटम वी नीड सम वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? रीजनेबल एस्टिमेट लगाते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ सर्टन असेट्स एंड लाइबिलिटीज बेस्ड ऑन द एस्टिमेट। काफ़ी सारे असेट्स और लाइबिलिटी का मेजरमेंट एस्टिमेट बेसिस पे होता है। क्लियर है? आगे आएगा, फाइनल अकाउंट टॉपिक में भी आएगा बेटा। आरडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हम लोग डेटर्स में से माइनस करते हैं। डिप्रिसिएशन लेते हैं, डिप्रिसिएशन टॉपिक में आएगा। ये सब अंदाज अपना अपना है। एंड एस्टिमेट मे रिक्वायर अ रिविजन इफ चेंजेस ऑकर्स रिगार्डिंग द सर्कमस्टेंसेस। और जो भी आपने एस्टिमेट्स लगाए हैं वो सिचुएशन बदल गई तो अंदाज भी बदल जाते हैं, परिस्थितियाँ बदल गई तो अंदाज एस्टिमेट बदल जाते हैं। तो ठीक है। और नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए एस्टिमेट के, जस्ट रीड करना है, छोड़ देना है। मैंने एक एग्जांपल दिया, हमें ऐसा लगता है फ्यूचर में पैसा डूब जाएगा तो उसके लिए बैड डेट की प्रोविज़न क्रिएट करना है। सलमान खान मुझसे शादी करोगी मूवी में अपनी माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए प्रोविज़न क्रिएट करता है। उसे ऐसा लगता है माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए इतना पैसा लगेगा तो बचा के रखो। एक पिता अपने बेटी की शादी के लिए प्रोविज़न करता है। यस और नो, अंदाज सब चालू है काम। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चलो यार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।